फिर हमने उसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बेस पे मैग्नेटिज्म कैलकुलेट भी किया था। इससे आगे हमने डिस्कस करना है कि ये एटम के अंदर मैग्नेट बनता क्यों है। ये एक तो हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि तीन तरह की मूवमेंट आती है। उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स की आती हैं और एक न्यूक्लियस की आती है। इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मूवमेंट थी, एक को स्पिन मोशन बोलते हैं और दूसरी रोटेशनल थी। और न्यूक्लियस की जो है वो एक ही थी, वो स्पिन मोशन थी। वाई आर एटम्स मैग्नेटिक, एटम्स क्यों मैग्नेटिक बनते हैं? तो रीजन में वो कहता है कि मैग्नेटिज्म इन एन एटम कम्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो दो तरह की मूवमेंट है ना वो इन्वॉल्व होती है। इनमें से एक को हम स्पिन मूवमेंट कहते हैं। इमेजिन द इलेक्ट्रॉन एज अ टिनी बॉल स्पिनिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस। अब स्पिन में आपको क्लियर किया था कि वो अपने ही एक्सिस के जब रोटेट करे ना, फिर हम उसको स्पिन मूवमेंट बोलते हैं। दिस स्पिनिंग चार्ज एक्ट लाइक अ स्मॉल मैग्नेट। ये जो स्पिन करता है ना इलेक्ट्रॉन, ये एक टिनी मैग्नेट की तरह डील करता है। दूसरी जो मूवमेंट आती है वो ऑर्बिटल मूवमेंट आती है। दिस इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन अ पाथ अराउंड द सेंटर ऑफ द एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना वो रोटेट कर रहा होता है। इसको हम ऑर्बिटल मूवमेंट बोलते हैं। द combination ऑफ these टू मूवमेंट डिटरमन द टोटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। इन दोनों का जो जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना वो डिसाइड करेगा। अब किसी भी एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, उसको जो हम मेजर करते हैं वो बोहर मैग्नेटॉन में मेजर करते हैं। अच्छा, तो ये बोहर मैग्नेटॉन है जिसके अंदर हम उसका मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करेंगे। अब इसमें लास्ट टाइम हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि बाज़ औक़ात जो हम मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करते हैं ना, वो उसके मैग्नेटिक एक्चुअल मैग्नेटिक मूवमेंट से मैच नहीं कर पा रहा होता। यानी वहां पे वेरिएशन आती है। वो जो वेरिएशन है ना, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्विंचिंग का। क्विंचिंग होता है कम कर देना, रिड्यूस कर देना, द क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन। वो कहता है इन मैनी मेटल कंपाउंड्स द वे इलेक्ट्रॉन मूव एंड दस देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज इफेक्टेड बाय देयर सराउंडिंग्स। कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता है ना, उसके करीब जो दूसरे एटम या आयंस पड़े होते हैं ना, वो उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। उससे इफेक्ट क्या होगा? द ऑब्जर्व वैल्यू, द मेजर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑफन हायर देन द स्पिन ओनली वैल्यू। कि जब आप उसका मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करोगे ना, तो जो हमने स्पिन से कैलकुलेट किया होगा उससे वो ज्यादा आ रहा होगा। बट इट रेयरली रीचेज द फुल थ्योरेटिकल वैल्यू, और बहुत कम आता है कि वो थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ मैच करे। अमूमन क्या होता है, वो उससे कम आ रहा होता है। अब इसकी रीजन क्या आती है? दिस हैपन्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अदर एटम आइंस एंड मालिक्यूल। उसने तीन चीजें डिस्कस की हैं। एटम भी हो सकता है साथ वाला, ये भी पॉसिबल है कि साथ वाला अटैच आइंस भी हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कोई मालिक्यूल होगा सराउंडिंग द मेटल आइन, जो कि किसी मेटल आइन को सराउंड कर रहा होता है, जो कि हम कॉम्प्लेक्सिस के अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि उसके साथ आके कोई लिगेंड अटैच हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है। क्विंचिंग, बिकॉज दिस मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, चूंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डिस्टर्ब हो गई है, वी से दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आर आइदर पार्शली और कंप्लीटली क्विंच। तो हम कहते हैं कि जो उसके ऑर्बिटल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ने जनरेट होना था वो पहले से रिड्यूस हो जाता है। अब वो साथ वाला क्यों इफेक्ट करता है? बेसिकली उसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना होता है। तो साथ वाले आयन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को इंटरफेयर करेगा, जिससे उसका क्रिएट करता मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे रिड्यूस होगा और हमें कैसे पता लगेगा कि वो बढ़ गया या कम हो गया?
how magnetic field interact the when you place a substance inside a magnetic field, जब हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, द फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द मटेरियल चेंज। हमने जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसका तो हमें श्योर है ना कि हमने इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवा दिया है। अब देखना है कि जो सब्सटेंस हमने रखी है उसके अंदर भी वही फील्ड जनरेट हो रहा है जो पावर वाला हम लगा रहे हैं, या उससे वो चेंज आ रहा है। अब उसकी जो चेंज आती है ना वो दो तरह से हो सकती है। इफ द इंटरनल फील्ड इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फील्ड, अगर सब्सटेंस के अंदर जो फील्ड जनरेट हुआ है ना वो बाहर वाले फील्ड से ज्यादा हो गया है, द मटीरियल इज पैरामैग्नेटिक, फिर आपने उसको पैरा बोलना है। इसकी आपको एक डायग्राम भी दिखाई थी कि जो इंटरनली आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के, वो बाहर वाले के साथ अलाइन कर जाते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इफ इंटरनल फील्ड, लेकिन अगर दूसरा केस आता है कि इंटरनल फील्ड लेस हो जाता है देन द अप्लाइड फील्ड, द मटेरियल इज डायमैग्नेटिक, फिर आपने उसको डायमैग्नेटिक बोलना है अगर इंटरनली फील्ड जो है ना वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है, कैंसिल हो रहा है वहां पे। तो दो चीजें यहाँ पे होगी कि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा, स्ट्रेंथ हमें नॉन होगी, जो मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको मेजर कर लेंगे, अगर वो ज्यादा हुआ इट मींस पैरा है, अगर वो उससे कम हो गया तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अब वो कितना पैरा या डायमैग्नेटिक है उसके लिए उसने फार्मूला दिया हुआ है कि आप ना डेल्टा एच फाइंड आउट कर लें। ये डेल्टा एच क्या है? ये डिफरेंस है दोनों फील्ड का। इसमें जो एच नोट है ना ये वो फील्ड है जो हमने उसको दिया हुआ है, जो बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं। द इसके लिए नाम यूज करता है फ्री फील्ड वैल्यू और द फील्ड स्ट्रेंथ। फ्री फील्ड भी यूज किया जा सकता है, फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको बोलते हैं। व्हेन नो सब्सटेंस इज प्रेजेंट, जब आपने वहां कोई भी सब्सटेंस को प्लेस ही नहीं किया था, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या थी। बीटा क्या होता है? द इंड्यूस फील्ड दैट इज एक्चुअली मेजर्ड इनसाइड द सैंपल। ये वो फील्ड होगा जो हम उस सब्सटेंस के अंदर मेजर करेंगे। दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो आपके पास डेल्टा एच आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब इसी डिफरेंस को हमने पहले भी डिस्कस किया था, वही चीज उसने यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म या एक टेबल के अंदर दे दी है कि अगर हमारा सब्सटेंस के अंदर जो फील्ड है वो कम बन रहा है और जो बाहर वाला फील्ड एच नॉट फ्री फील्ड जिसको हमने नाम दिया था वो ज्यादा है, तो फिर हम इसको वैल्यू जो डेल्टा एच की ना वो आपके पास नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव आती है तो इट मीन्स वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर आपके पास फ्री फील्ड यानी बाहर वाला जो हम फील्ड दे रहे हैं वो कम है, और बी था इंड्यूस फील्ड जो सब्सटेंस के अंदर इंड्यूस किया था आपने, वो वाला अगर ज्यादा है यानी सब्सटेंस का फील्ड और बाहर वाला फील्ड मिला के वैल्यू बढ़ गई है, फिर उसका रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आएगा, फिर आपने उसको पैरामैग्नेटिक बोलना है। तो ये दूसरा डिफरेंस आ गया जहां से हम उसको पैरा और डायमैग्नेटिक भी डिसाइड कर लेते हैं। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये मैयर कैसे किए जाते हैं। हाउ टू मैयर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इन अ लैब। ये जो मैग्नेटिक मैयर हम करते हैं ना इसको मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं, इसके अंदर उसको मैयर किया जाता है। ये डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिसमें हम इसको मैयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास मेथड है ना इसको मेजरमेंट के, वो आपके पास दो मेथड है। देर आर टू वेरी कॉमन एंड सिमिलर मेथड यूज फॉर दीज मेजरमेंट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है। इनमें से फर्स्ट जो है ना वो गाइस मेथड कहलाता है, और सेकंड जो है ना वो फैराडेज मेथड कहलाता है। दोनों का मेन प्रोसीजर वर्किंग सेम ही होती है, लेकिन सिर्फ सब्सटेंसेस का डिफरेंस आता है। तो एक गाइस मेथड हो गया, दूसरा फैराडे मेथड हो गया। स्टार्ट में आ जाता है कोर प्रिंसिपल, यानी बेसिकली ये किस बेस पे काम करते हैं, उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है फोर्स मेजरमेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो उन सब्सटेंसेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स या तो उस सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच के ले आएगी, या उसको उसके मैग्नेट सब्सटेंस को रिपेल कर देगी। अगर मैं बाहर वाले मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट किया है या रिपेल किया है तो दोनों केस में कोई ना कोई फोर्स तो वहां लग रही है ना।
वो कौन कितनी फोर्स जनरेट होती है वो हमने मेजर करना है, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। What technique work by determining the force that a non-uniform magnetic field applies to a sample? हमने यहाँ पे वो फोर्स मेजर करनी है जो हमारी सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई हो रही है। हाँ, हो दो तरह की सकती है, वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो रिपल्शन भी हो सकती है। ये बातें ध्यान से सुनते जाइए, इसके बाद अभी सवाल भी आने हैं आपसे। इसके बाद आपने इसको कंपैरिजन करना होगा, दूसरा जो मेन स्टेप होगा दोनों के अंदर। दिस इज डन बाय मेजरिंग द वेट ऑफ द सब्सटेंस ट्वाइस। आप दो दफा उस सब्सटेंस का वेट करेंगे। नंबर वन, वंस व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ। पहली दफा जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखा था ना, उस वक्त उस सब्सटेंस के ऊपर फोर्स कितनी थी, उसका म, वजन कितना था। सेकेंड टाइम आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके ना फिर उसका दोबारा वेट मेजर करना है। दोबारा सुन लें। एक दफा मैग्नेट आप उस सब्सटेंस को वहां रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन नहीं करना। आप उसका वेट कर लें सब्सटेंस का। दूसरी दफा आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दें दोबारा, फिर उसका वजन कर लें। ये दोनों वेट का आपने कंपैरिजन करना है, वहां से हमें उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाएगा। फील्ड। तो यहां तक उसने बता दिया कि आपके पास दो मेथड हैं, दोनों के अंदर बेसिक प्रिंसिपल सेम का होगा। अब आ जाती डिटेल फर्स्ट मेथड की, जिसको हम नाम देते हैं गाइस मेथड। इसको गाइस बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। द गाइस बैलेंस इज अ सेंसिटिव लेबोरेटरी सेटअप एंड यूज टू मेजर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इसके अंदर हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है ना वो मेजर करेंगे। सिंपली पुट इट मेजर हाउ मच अ केमिकल सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड टू और रिपल्ड बाय अ मैग्नेट। यहाँ वही बात रिपीट हो रही है कि आपने उस सब्सटेंस पे लगने वाली फोर्स को मेजर करना है, जो आपके पास या अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। किसकी वजह से फोर्स लगेगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से लगेगी। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी सब्सटेंसेस या पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, कंपोजिशन क्या होती है इंस्ट्रूमेंट की। एक इसमें आपके पास एनालिटिकल बैलेंस होगा। आ हाई प्रिसीजन स्केल यूज टू मेजर वेरी स्मॉल चेंजेस इन वेट। आप ऐसा वेट बैलेंस इस्तेमाल करेंगे जो फ्रैक्शन के बाद 4 डिजिट तक आपको वैल्यूज बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज आना है उसके वेट में वो बहुत ही कम होगा। तो आप सेंसिटिव वेट बैलेंस में ना उसका इस्तेमाल करेंगे जो डिजिट के बाद हमें 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू बता दे। दूसरा इसके अंदर होगा वो एक लॉन्ग ट्यूब होगी जिसको हम गाइस ट्यूब भी बोलते हैं। आ लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब यूज टू होल्ड द पाउडर्ड सैंपल। इसके अंदर हम उस सब्सटेंस को रखते हैं जिसको हमने चेक करना है कि उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, कि क्या वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। उसको रखने के लिए हमें एक गाइस ट्यूब चाहिए। पहला वेट बैलेंस होना चाहिए जो हाईली एक्यूरेट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। और दूसरा हमें गाइस ट्यूब चाहिए, किस लिए इस्तेमाल होती है, सैंपल को पाउडर फॉर्म में प्लेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए। हमें एक बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड, अ पावरफुल मैग्नेट दैट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। एक हमें मैग्नेट चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड होगा। आप स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो वो मैग्नेट बन जाएगा। आप स्विच ऑफ करोगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुकेगा तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो तीन चीजें हो गई। एक वेट बैलेंस था, सेकंड आपके पास गास ट्यूब थी, थर्ड आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और फोर आपके पास प्लेसमेंट आ जाती है कि आपके पास जो सैंपल होगा उसको आपने हैंग करना है। जो मैग्नेट के दोनों पोल्स होंगे उसके दरमियान आप इसको होल्ड करेंगे। अब ये चीज ना पहले आपके पास एक सिंपल डायग्राम में आपके साथ शेयर की गई है कि ये एक वेट बैलेंस लगा हुआ है। ये आपके पास जो ब्लू कलर में दिखाई गई है ये टेस्ट ट्यूब नुमा, इसको हम गाइस ट्यूब बोलते हैं। ये बाहर जो है ना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट मैग्नेट पोल लगे हुए हैं जो आगे इलेक्ट्रिक करंट के साथ कनेक्टेड है। ये जो गास ट्यूब है ना इसके ऊपर जो एक रॉड आपको नजर आ रहा है ना, ये वेट बैलेंस है बेसिकली, जो आगे वेट के साथ कनेक्टेड है जो आपको वैल्यू देगा।
तो चार चीजें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वेट बैलेंस हमें चाहिए, गाज ट्यूब चाहिए, बाहर एक मैग्नेट चाहिए और उसकी प्लेसमेंट चाहिए। आगे चलते हैं। अब असल जो होता है ना, वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आती है इसके अंदर। ये राइट साइड पे ना आपको वो बड़ा मैग्नेट दिखाया गया है, दो कॉइल्स बनी हुई हैं। जैसे ही आप इसमें करंट भेजेंगे ना तो ये मैग्नेट बन जाएंगे। आप स्विच ऑफ करोगे, करंट का फ्लो रुकेगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दरमियान में जो आपको एक बड़ी ग्लास ट्यूब दिखाई गई है, ये गाज ट्यूब है। इसके अंदर जो ब्राउन रंग में पाउडर दिखाया गया है, ये वो सब्सटेंस है जिसका हमने पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक मेजर करना है। और इस टेस्ट ट्यूब का जो हाफ पोर्शन है ना, वो मैग्नेट के अंदर होना जरूरी है, यानी जहां पे आपने सब्सटेंस को रखा हुआ है। ये बाहर नीचे जो आपको फील्ड लाइन नजर आ रही है ना, ये मैग्नेटिक, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, ये उसकी लाइंस दिखाई गई हैं यहाँ पे। अब इसी चीज को थोड़ा और इलेबोरेट करके लेफ्ट साइड पे दिखाया गया है कि इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर जो है ना वो कनेक्ट किया गया है एक वेट बैलेंस के साथ। वेट बैलेंस पे आप रीडिंग अगर नोट करते हैं तो 2.3456 ग्राम वैल्यू आ रही है। यानी ये डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट तक वैल्यू दे रही है। ये हाईली आपके पास प्रिसाइज वैल्यू देगा। इसके साथ सस्पेंशन सिस्टम दिखाया गया है कि आप इसके साथ एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को भी हैंग कर सकते हैं। ये आपके पास गाइस ट्यूब है जिसके अंदर हमने सैंपल रखा हुआ है, पाउडर्ड सैंपल है जो हम इसमें प्लेस कर रहे हैं। फिर आपके पास मैग्नेटिक कॉयल है, जैसे ही इसमें करंट जाएगा ये मैग्नेट बनेंगी और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी। ये आयरन कोर लगा हुआ है, पोल पीसीस पड़े हुए हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये बेसिकली आपके पास उसका सारा सेटअप है जो गाइस मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। पहला आपके पास आ जाएगा वेट वन, यानी सैंपल इज वेटेड व्हेन द मैग्नेट टर्न्ड ऑफ। आप उस गाज ट्यूब में सैंपल को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आपने इसको इसी तरह पूरे सेटअप को हैंग कर देना है मैग्नेट के अंदर। लेकिन अभी आपने मैग्नेट जो है ना इसको ऑफ ऑन नहीं करना। आप उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेंगे, आप उससे पहले ही ना उसका वजन नोट कर लेंगे कि सैंपल का वजन कितना था। सेकंड, फिर आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करें। अब दोबारा आप उसका वेट कर लें। अब दो ऑप्शन है कि वो वेट बढ़ भी जाएगा और वेट कम भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन में से एक होगी। आपने दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर पुल्ड इनटू द मैग्नेट मेकिंग देम अपीयर हैवियर। अगर तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुई ना, फिर वहां अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अट्रैक्शन होगी ना, तो ये मैग्नेट ने क्या करना है, इस जो जो गाज ट्यूब है ना इसको नीचे की तरफ उसने पुल कर लेना है। अगर मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो जो ऊपर रीडिंग है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपके पास सेकंड वाला वेट ज्यादा आ रहा है और फर्स्ट वाले वेट की निस्बत, तो फिर वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। इसी को रिलेशन में भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास W2 ज्यादा है और W1 से, फिर आपने उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलना है। लेकिन अगर W2 आपके पास कम आ रहा है और W1 ज्यादा था, फिर आपने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलना है। क्योंकि इस केस में क्या था, ये मैग्नेट उसके ऊपर रिपल्शन लगाएगा। जब रिपल्शन होगी तो ये गाज ट्यूब जो है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में गई है तो इसका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर सेकंड वेट कम हो रहा है तो डायामैग्नेटिक, सेकंड वेट ज्यादा हो जाए तो फिर आपके पास पैरामैग्नेटिक है। अब ये जो मेजरमेंट है ना, ये दोनों में सेम है, चाहे गास मेथड आ जाए चाहे आपके पास फैराडे मेथड आ जाए। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी कि आप ग्राम ससेप्टेबिलिटी जो है ना इसको मैयर कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है ना तो वो आप पूछ लें।